मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सतत तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो संविधान में हम लोगों ने भाग 1 पढ़ लिया था, भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक पढ़ लिया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अनुच्छेद 2 और 3 जो थे वो राज्यों के निर्माण की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 राज्यों के निर्माण की बात करते हैं। 2 तो मतलब कोई विदेशी राज्य के निर्माण की बात करता है, विदेशी राज्य अगर मिल जाए, जैसे सिक्किम मिला था, विदेशी मतलब वो स्वतंत्र था, पहले राजशाही तंत्र में था, फिर भारत में इसको शामिल किया गया। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि देश के अंदर जो राज्य हैं उन्हीं राज्यों को ही जो है पुनर्संगठित करना, मतलब उनमें एक मतलब उनको तोड़ करके 2 भागों में 3 भाग में बांटना, उनकी सीमा में उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना, घटाना बढ़ाना और नाम में परिवर्तन करना। तो हम लोग यहाँ पर वही उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से भारत में राज्यों का निर्माण हुआ है। राज्यों के निर्माण के लिए तो सबसे पहले जब देश आजाद हुआ तो उस समय मतलब जो प्लान था माउंटबेटन प्लान, उसके अंतर्गत ये कहा गया था ना कि जो भी रजवाड़े हैं उनके सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे। जो देशी रियासतें थी उनके सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे, या तो भारत के साथ विलय कर लें, या फिर पाकिस्तान के साथ, या फिर स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो जब विलय की बात आई तो उसमें ज्यादातर तो भारत के पक्ष में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में विलय हुआ भारत का, और भारत एक बहुत विशाल क्षेत्र बना जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ जैसे कुछ देशी रियासतें थे जो जिन पर जो है काफी मशक्कत करने के बाद, सैनिक कार्रवाई करने के बाद में ये अपने कब्जे में आए। तो उसके बाद में भारत में जो है राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। भारत के राज्य 4 कैटेगरी में बांटे गए थे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसी कड़ी में जो अनुच्छेद 2 और 3 की जो बात कहा गया है, उसी के अंतर्गत भारत में राज्यों का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। तो आज जो हम देखते हैं भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वो किस तरीके से अस्तित्व में आते हैं, ये सारा आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारे इसीलिए टॉपिक का नाम है राज्यों का पुनर्गठन। ठीक, तो हम लोग इसके इतिहास को देखते हैं पहले, क्योंकि जब संविधान बना तो संविधान में ये बात कही गई कि भारत को जो है इसके राज्य क्षेत्रों को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। राज्य क्षेत्र को कितने कैटेगरी में, 4 क्षेत्रों में बांटा जाएगा। यानी 4 इसके भाग किए गए राज्यों के। नंबर 1 का, ठीक है, नंबर 2 खा, नंबर 3 गा और नंबर 4 घा। ये 4 कैटेगरी किए गए भारत के। तो जो का वाला था, का वाले में रखा गया आपका जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश भारत के अंदर जो ब्रिटिश प्रांत थे जिसमें हम लोग देखते चले आ रहे थे, इलेक्शन वगैरह होते थे, तो ब्रिटिश प्रांत जितने भी थे वो इसके अंतर्गत आए। तो इसके अंतर्गत 9 प्रांत आते हैं, ब्रिटिश प्रांत 9 आते हैं इसके अंतर्गत। और यहाँ पर होती है विधान मंडल। यहाँ पर क्या होता है, विधान मंडल। ठीक, विधान मंडल अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। ठीक है, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, तो इसलिए दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, विधान मंडल। नहीं तो विधानसभाएं तो है ही है। ठीक, और जो दूसरा प्रांत बना था ये देशी रजवाड़ों का। ये किसका बना था, देशी रजवाड़ों का। देशी रजवाड़े वही स्वतंत्र अस्तित्व थी जो चाटुकार थे, अंग्रेजों के चापलूस थे, वही स्वतंत्र अवस्था में थे। ठीक, तो देशी रजवाड़े भी कितने थे, ये जो है ये भी 9 की संख्या में थे। और इनके पास भी जो है विधान मंडल था। इनके पास भी क्या था, विधान मंडल था। अर्थात ये कुछ बड़े थे, मतलब देशी रजवाड़े कुछ बड़े थे जिनके पास विधान मंडल थे। इनकी भी संख्या कितनी थी, 9 थी। तो इनको रखा गया खा कैटेगरी में। इनको किसमें रखा गया, खा। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है, का कैटेगरी में कौन थे, ब्रिटिश प्रांत थे, और खा कैटेगरी में देशी रजवाड़ों को। और गा कैटेगरी में कुछ छोटे देशी रजवाड़े थे जो छोटे थे। ठीक, तो देशी रजवाड़े छोटे टाइप के रखे गए, और प्लस इसमें रखे गए जो कमिश्नरी क्षेत्र थे। अंग्रेजों के समय के एक क्षेत्र था कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक, तो कमिश्नरी क्षेत्र को इसके अंतर्गत रखा गया। तो इनकी संख्या थी कुल 10। इनकी संख्या कितनी थी, 10। और इनके पास विधानमंडल नहीं था, ये बिना विधानमंडल वाले थे।
ये विधानमंडल नहीं था इन पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, ये विधानमंडल नहीं था इनके पास। और घा में सिर्फ एक रखा गया, अंडमान निकोबार। घा में किसको रखा गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया, क्योंकि ये बाहर अलग था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि एक ही संख्या में, और इसमें भी क्या नहीं था? विधानमंडल नहीं था, ये भी बिना विधानमंडल वाला था। ठीक, तो ये कैटेगरी बनाई गई थी हमारे देश में राज्यों की। संविधान में 4 भागों में राज्य क्षेत्रों को बांटा गया था। का क्षेत्र में ब्रिटिश प्रांत, जिसमें 9 भाग 9 जो है राज्य थे, और देसी रियासत खा कैटेगरी में रखे गए थे, ये विधानमंडल वाले थे। और गा कैटेगरी में रखे गए थे कमिश्नरी क्षेत्र, और कुछ देसी रजवाड़े जो बच गए थे, देसी रियासत, और ये इनमें विधानमंडल नहीं था। तो ऐसे 10 क्षेत्र थे। और अंडमान निकोबार उसको अलग कर दिया गया था, क्योंकि ये भारत क्षेत्र से अलग था, समुद्र में था, बंगाल की खाड़ी में, तो उसको अलग कर दिया गया था। वो उसमें भी क्या विधानमंडल नहीं था। तो इस तरीके से कुल भारत को उस समय 29 राज्य क्षेत्रों में बांटा गया था। जोड़ोगे तो 9 दूनी 18 और 10 28 और 1 29, तो कुल 29 राज्य क्षेत्रों में भारत को डिवाइड किया गया था शुरुआत के समय में। ठीक, तो ये डिवीजन था। लेकिन देखो, भारत में जो ये डिवीजन कर दिया था, उस समय एक मजबूरी थी जो है भारत को एकीकरण करना। ठीक, बहुत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो प्रयासों से। लेकिन यहाँ पर भारत विविधता वाला देश है, भाषा के आधार पे काफी विविधता है, धर्म के आधार पे विविधता है, बहुत सारी विविधताएं हैं भाई हमारे देश में। जो है भौगोलिक विविधता है, भौतिक विविधता है, और उसके अलावा सांस्कृतिक विविधता भी है। हम मतलब दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत की तरफ जो है तमाम प्रकार के बोली भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनके अलग रहन सहन है, पहनावा है। ठीक, तो यहाँ पर इस वजह से भारत में राज्यों के लिए डिमांड शुरू हो जाती भाषा के आधार पर। तो भाषाई आधार पे सबसे पहले तेलुगु भाषी के लोग जो है डिमांड करते हैं कि हमारे लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। तो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि किस भाषा के लोग जो है अपनी भाषा के आधार पर राज्य मांग रहे थे, तो वो मांग रहे थे तेलुगु भाषा के लोग। और तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्रा में। कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र, और आंध्र प्रदेश उस समय था मद्रास में। आंध्र प्रदेश किस राज्य, उसमें जो राज्य था अंग्रेजों के समय, मद्रास तो एक राज्य था ना, तो आंध्र प्रदेश मद्रास राज्य में था। ठीक, हम लोग मानचित्र में देखते हैं, ये आपका जो है तेलुगु भाषी क्षेत्र है। ये क्या है? तेलुगु भाषी क्षेत्र, जो आंध्र प्रदेश और जो है आपका तेलंगाना, ये क्षेत्र पूरा था। और ये पूरा था मद्रास। ये पूरा क्या था? मद्रास था। ये पूरा मद्रास था। तो इसमें जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे, ये अपना राज्य अलग मांग रहे थे, ये अपना राज्य अलग मांग रहे थे। तो प्रश्न यहां से आएगा कि किस भाषा के लोग जो है, जो राज्यों की 4 कैटेगरी थी उससे संतुष्ट नहीं थे, वो चाहते थे कि हमारे लिए एक अलग राज्य हो। तो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग सबसे पहले राज्य की मांग कर रहे थे। तो अब जब राज्य की मांग करेंगे तो इसके लिए सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। और सरकार उस समय किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उन्हीं के जो है अध्यक्षता में सरकार बनी थी। अंतरिम वो उसके जो है क्या नाम है, संविधान सभा का गठन हुआ था। और उसके बाद में जो है संविधान सभा ही जो है विधायिका का भी कार्य कर रही थी। और आजादी के बाद जो है सरकार उसी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही गठित हुआ था। तो इस समय जो है एक जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस एस.के. धर। तो सरकार उनके अंडर में एक कमेटी गठित करती है। तो यहां से प्रश्न आते हैं, कौन सी कमेटी थी? जस्टिस एस.के. धर कमेटी। जस्टिस एस.के. धर कमेटी का गठन किया जाता है सरकार के द्वारा, ये जानने के लिए कि देखो भाई, जो ये मांग कर रहे हैं क्या सही है, भारत को पुनः भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन किया जाना चाहिए कि नहीं। तो एस.के. धर कमेटी गठित की जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है, एस.के. धर कमेटी, अर्थात चाहे एस.के. धर कहो चाहे धर कमेटी कहो, ठीक है। तो धर कमेटी किससे संबंधित थी? हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सुनवाई करने वाली एक कमेटी थी जो गठित की गई थी। अब ये एस.के. धर कमेटी जब अपनी जो है पड़ताल करती है, देखती है, तो इसको समझ में आता है कि भारत को भाषाई आधार पर नहीं बांटना चाहिए। तो ये कहता, एस.के. धर कमेटी की रिपोर्ट जब आती है तो ये कहता है कि भारत को भौगोलिक आधार पर विभाजित करो, ठीक है, आर्थिक आधार पर विभाजित करो, और इसके अलावा जो है आप इसका विकास के आधार पर विभाजित करो, लेकिन विभाजित ना करो इसको भाषा के आधार पे, संस्कृत के आधार पे विभाजित ना करो। विकास के आधार पर विभाजित कर सकते हो
आर्थिक और भौगोलिक, इन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए भारत को राज्यों में बांटा जा सकता है। लेकिन भाषा और संस्कृत के आधार पर अगर राज्य को बांटने लगोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो एसके धर कमेटी ने जो है भाषा के आधार पर भारत को बांटने के इसका विपक्ष फैसला सुनाया, इसके विपक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो यहाँ पर आप जो है ये याद रखना कि एसके धर कमेटी पहली कमेटी थी जो गठित की गई थी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित थी, लेकिन इसने भारत को भाषा के आधार पर गठित करने का जो है विरोध किया था, भाषा के आधार पर गठित करने का विरोध किया था। ठीक, तो अब इसके बाद जो है भारत में और मांग तेज हो जाती है भाषा के आधार पे। तो मांग तेज हो जाती है तो फिर इसके बाद में स्वयं जवाहरलाल नेहरू एक्शन में आते हैं जो प्रधानमंत्री थे। फिर 3 लोगों की कमेटी गठित की जाती है, 3 लोगों की GJVP। ठीक, ये 3 सदस्य होते हैं इस कमेटी में। इसका नाम के आगे अगले अक्षर से लिया गया था। जे से हो गए जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू हो गए। ठीक, V से हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल हो गए। ठीक, वल्लभ भाई पटेल हो गए। और P से हो गए पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, तो ये याद रखना है। JVP कमेटी गठित की गई थी, JVP कमेटी गठित की गई। इसमें 3 मेंबर थे। ठीक, और इस 3 मेंबर में कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो इन तीनों लोगों ने जब अध्ययन किया क्षेत्र में जाकर के, तो फिर रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो जो धर कमेटी थी, धर कमेटी को ही कहा कि वो सही रिपोर्ट थी। जो धर कमेटी की रिपोर्ट आई थी वो क्या थी? सही थी, अर्थात भारत को भाषाई आधार पे नहीं बांटा जाना चाहिए। तो ये JVP कमेटी जो थी, ये भारत को भाषाई आधार पर विभाजित करने से संबंधित दूसरी कमेटी थी। तो इसने भी जो है इसके धर कमेटी, जो धर कमेटी थी, उसके रिपोर्ट को सही माना कि जो है भारत को भौगोलिक, आर्थिक और विकास के आधार पर तो राज्यों में बांटा जा सकता है, लेकिन भाषा और संस्कृत के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। ये गलत है। अगर इस तरीके से बांटेंगे तो भारत कई टुकड़ों में खंडित हो सकता है। तो इसलिए इसने भी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये भी इस पक्ष में था। अब इस बीच क्या होता है, आंध्र प्रदेश में, जो हम आज का आंध्र प्रदेश कहते हैं, उसमें तो मद्रास का भाग था, और इस वाले भाग में जो मैंने बताया, ये वाला भाग जो था, यहाँ पर जो है तेलुगु भाषा के लोग थे। तो इसमें एक नेता उभर कर आते हैं, वहां के क्षेत्रीय नेता थे पोट्टी श्री रामल्लू। इनका नाम याद रखना, हाँ, रामलालू नहीं, रामल्लू, पोट्टी श्री रामल्लू, जो वहां के क्षेत्रीय नेता थे। पोट्टी, हंसी आ रही है, श्री रामल्लू या रामल्लू, ठीक है, पोट्टी श्री रामल्लू, जो वहां के लीडर थे, नेता थे। ठीक है, तो ये जो है अनशन पे बैठ जाते हैं, ये भूख हड़ताल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो है मैसूर से हमको अलग कर रहा है, मतलब जो इसका राज्य था, मतलब ये कौन सा मद्रास वाला प्रांत था, मद्रास प्रांत से जो है तेलुगु भाषी क्षेत्र को क्या करना है? अलग। तो इसकी मांग के लिए ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। कौन? हंसी आ रही, पोट्टी श्री रामल्लू, पोट्टी श्री रामल्लू भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। तो ये भूख हड़ताल पे रहते हैं और लगभग 53 दिन की भूख हड़ताल पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और मृत्यु होती है 15 दिसंबर 1952 को। तो 15 दिसंबर 1952 को इनकी भूख हड़ताल पे क्या हो जाती है? मृत्यु। अच्छा, ये इतिहास में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एक क्रांतिकारी थे जो भूख, जतिन दास, 64वें दिन भूख हड़ताल से उनकी भी मृत्यु हो जाती है लाहौर सेंट्रल जेल में। ठीक है, और राजनीतिक कैदी का दर्जा पाने के लिए वो लोग भूख हड़ताल किए थे। ठीक, तो यहाँ पर जो है पोट्टी श्री रामल्लू की जो है मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो गई तेलुगु भाषी क्षेत्रों में, तो बहुत भयंकर यहाँ पे क्या शुरू हो गए, एक तरीके से मतलब दंगे से शुरू हो गए, स्थिति खराब हो गई। तो स्थिति खराब हो गई तो आनन फानन में सरकार को एक्शन लेना पड़ा, और एक्शन लेकर के आंध्र प्रदेश को 1953 में अलग कर दिया गया। आंध्र प्रदेश को 1953 में एक नया क्या बना दिया गया? राज्य, भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न यहां से बहुत आता है, भाषा के आधार पे पहला राज्य गठित होने वाला कौन था? आंध्र प्रदेश। तो 1953 में
आंध्र प्रदेश को भारत का पहला भाषाई राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 14वां राज्य बन गया। 14 तो थे ही, मतलब उसमें से अलग करके 14 राज्य बना दिए गए। ठीक, तो इसमें जो है ये पहला राज्य बनता है जो भाषा के आधार पे विभाजित हुआ। इसके बाद में जो है मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगी भाषा के आधार पे राज्यों की। एक मांगेगा तो और भी तो डिमांड हो रही थी। तो अब डिमांड जो हो रही थी वो शुरू हो गई कहाँ? गुजरात वाले क्षेत्र में। कहाँ पर? गुजरात। गुजरात वाले कह रहे थे हम गुजराती बोलते हैं, हमको जो है मुंबई में क्यों सटा के रखा है, ये मुंबई वाला पूरा क्षेत्र था ना, तो इसको कहा गया कि हमें गुजराती को अलग किया जाए। तो जब देश के अन्य के अलग अलग क्षेत्रों में मांग शुरू हो गई तो इसके लिए फिर सरकार को एक्शन में आना पड़ा और सरकार ने जो है एक कमेटी गठित की जानकारी के लिए कि क्या किया जाए। तो एक समिति गठित करते हैं और उस समिति का नाम था जस्टिस फजल अली। फजल अली के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। 3 सदस्य आते हैं फजल अली के नेतृत्व में। ठीक, तो ये भी जज थे, जस्टिस फजल अली। तो ये क्यों गठित किया गया? क्योंकि अन्य राज्य भी क्या करने लगे थे? मांग करने लगे थे भाषा के आधार पे। तो जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जाती है भाषा के आधार पे जो मांग कर रहे हैं। तो ये तीसरी कमेटी थी भाषा के आधार पे राज्यों से संबंधित, ये तीसरी कमेटी थी। तो फजल अली ने जो है यहाँ पर रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की, 1955 में। और इन्होंने कहा कि जो है भौगोलिक आधार तो सही है, भौगोलिक आधार पे करो, ठीक है, विकास के आधार पे करो और जो है आपका आर्थिक आधार बनाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि संस्कृत और भाषा को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हो, भाषा और संस्कृत को भी आधार बनाना चाहिए। तो प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि पहली कमेटी कौन थी जिसने भाषा और संस्कृत के आधार पे भी भारत के विभाजन की हिमायत की थी? तो वो किसने की थी? जस्टिस फजल अली ने। तो जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, तो उन्होंने सबसे पहले भाषा के आधार पे राज्यों के विभाजन की मांग को क्या किया? स्वीकार किया। क्यों स्वीकार नहीं करते तो उसमें मतलब और ज्यादा आंदोलन होते भाषा के आधार पे मांग करने वाले। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो है कर लिया जाए। लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बात तो कही और एक चीज और कही कि जो 4 कैटेगरी बनाई गई है, 4 श्रेणी का, खा, गा और घा, 4 कैटेगरी जो बनाई गई है उस कैटेगरी को क्या करो? खत्म कर दो, उस कैटेगरी को खत्म कर दो और राज्य बनाओ 16, राज्य बनाओ 16 और यूटीज बनाओ अर्थात यूनियन टेरिटरीज बनाओ 3, स्टेट बनाओ 16, यहां से प्रश्न आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश बनाओ 3, और जो श्रेणी थी राज्यों की 4 श्रेणी उसको क्या कर दो? खत्म। तो ये किस रिपोर्ट में कहा गया? फजल अली के रिपोर्ट, फजल अली के रिपोर्ट में ये बात कही गई। तो इसको आधार बनाते हुए सरकार ने जो है एक अधिनियम पारित किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है किसको आधार बनाते हुए? फजल अली की रिपोर्ट को। फजल अली की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। तो ये याद रखना। अब 3 कमेटी हमने पढ़ा दी, तो पूछेगा प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस कमेटी के आधार पर गठित की गई थी? किस कमेटी को आधार बनाया था? तो जस्टिस फजल अली को। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने देखा धर कमेटी और JVP कमेटी, वो दोनों भाषा के आधार पे राज्यों के गठन के जो है पक्ष में नहीं थे, खिलाफ में थे। और फजल अली इन्होंने भाषा को भी आधार माना, ऐसा नहीं कहा केवल भाषा के आधार पे ही गठित करो। इन्होंने भौगोलिक विकास और आर्थिक, इस तो अच्छी बात है, लेकिन भारत में भाषाओं की विविधता भी पाई जाती है। मतलब एक जो है कुछ क्षेत्र में कुछ भाषा के लोग बोल रहे हैं, कुछ क्षेत्र में कुछ भाषा के लोग। तो अब जब इस चीज को आधार बना दिया गया तो फिर जो मतलब सरकार थी उसने एक बिल पेश किया और बिल पेश करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। तो ये अधिनियम बन करके आता है, ये एक्ट बन करके आता है। अब इस एक्ट के अंतर्गत जो है क्या होता है? भारत में जो है राज्यों का निर्माण होता है, भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण होता है। तो 14 राज्य तो हम देख चुके थे, आंध्र प्रदेश 14 राज्य भाषा के रूप में सबसे पहले, तो तेलुगु भाषा के रूप में सबसे पहले जो है राज्य गठित हुआ था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक, इसके बाद में क्रम से आप देखते चलो 15वां जो राज्य बनकर आता है वो गुजरात। कौन सा? गुजरात। और एक चीज और है, इसने जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था
इसने एक चीज और किया कि राज्यों की श्रेणी को तो खत्म कर दिया, राज्यों की जो 4 श्रेणी थी उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इसने जो है 16 की जगह 14 राज्य माने, 16 की जगह 14 राज्य माने, और इसके अलावा 6 यूटीज माने। तो यहां से भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि भारत को 14 राज्यों में बांटेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटेंगे, और जो श्रेणी है वो हम खत्म कर देंगे। क्योंकि ये बात कौन कहा था, फजल अली ने कहा था। फजल अली ने बस ये कहा था कि जो है देश को 16 राज्यों में बांटो और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटो। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम में बस थोड़ा सा नंबर का उलटफेर किया गया और श्रेणी को खत्म कर दिया गया। राज्य की श्रेणी मतलब 4 राज्यों की श्रेणी, और उसकी जगह इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बांटे। तो 14 राज्य जो है आंध्र प्रदेश तक इन्होंने विभाजित कर दिया। ठीक, उसके बाद में फिर 1960 में नंबर आता है, गुजरात को जो है मुंबई से अलग किया जाता है। गुजरात को किससे अलग किया जाता है, मुंबई से। क्योंकि ये जो मुंबई था ये पूरा यहां से लेकर के ये पूरा क्या था, गुजरात में था, ये पूरा गुजरात। और जो है इसको अलग करके मुंबई को महाराष्ट्र बाद में बनाया जाता है, लेकिन इस समय गुजरात को गुजराती भाषा के आधार पर उसे अलग कर दिया गया। ठीक, तो गुजरात 15वां राज्य अस्तित्व में आ जाता है 1960 में। इसके बाद में 16वें नंबर पे नागालैंड, जो पूर्वोत्तर राज्य था ये असम कहलाता था। हम पढ़े थे इतिहास ना, तो ये पूरब में एक राज्य था असम, पूरा राज्य ही असम कहलाता था। पूर्वोत्तर राज्य जितने था वो पूरा क्या कहलाता था, असम। भाई यही तो राज्य था, पूरब में असम और पश्चिम बंगाल था। ठीक, ये पूरा बंगाल तीनों मिला के, बिहार उड़ीसा और जो है बंगाल, ये तीनों क्या कहलाता था, बंगाल कहलाता था। और उसके पूरब में जाओगे तो असम कहलाता था। यही तो राज्य थे अंग्रेजों के समय में। तो असम को विभाजित करके पुनर्गठित करके उसमें से क्या निकाला गया, नागालैंड निकाला गया, जो 1963 में 16वां राज्य बना। ठीक, उसके बाद में पंजाब एक राज्य था ही अंग्रेजों के समय में। पंजाब मतलब उसमें जो है काफी बड़ा क्षेत्र था। तो पंजाब में हरियाणा भी उस समय शामिल था, हिमाचल प्रदेश भी शामिल था। तो हिंदी भाषा हरियाणा में बोली जाती थी। तो पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया 1966 में, और ये बनता है 17वां राज्य, भारत का 17वां राज्य बनता है। ठीक, उसके बाद में फिर पंजाब से हिमाचल को भी अलग कर दिया जाता है, पंजाब से हिमाचल को 1971 में। और ये हिमालय क्षेत्र का राज्य था, हिमालय प्रदेश में स्थित था, तो ये हिमालयी राज्य, इसको अलग कर दिया गया। मतलब यहाँ पर भौगोलिक जो है आधार को माना गया। हरियाणा को अलग किया गया भाषा के आधार पे। पंजाब में पंजाबी बोलते थे तो वो चलो अलग हो गए, और हरियाणा में हिंदी बोलते थे। ठीक, तो वो उनको हिंदी के आधार पे। लेकिन हिमाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो उसको आधार बनाया गया भौगोलिक। यही तो बात कहा गया है इसमें जो है फजल अली रिपोर्ट में, कि भाषा को भी देखो, संस्कृत देखो, और भौगोलिक आधार भी देखो, विकास को भी देखो। तो हिमाचल को हिमालय मतलब हिमालय के रूप में, यानी पहाड़ी क्षेत्र के रूप में उसे अलग कर दिया गया, और ये बना आपका जो है 18वां राज्य 1971 में। ठीक, इसके बाद में 3 राज्य अस्तित्व में आते हैं 1972 में। असम का फिर से पुनर्गठन किया गया। असम अभी पूरा नहीं बटा था, असम का फिर पुनर्गठन किया गया। अभी तो नागालैंड निकला था असम से, और जो है आपका अभी नागालैंड ही निकला था असम से। अब ये फिर निकलता है मेघालय, असम से मेघालय जो 19वां राज्य निकलता है, मणिपुर निकलता है 20वां राज्य, और त्रिपुरा निकलता है 21वां राज्य 1972 में। ठीक, तो असम का पुनर्गठन करके फिर 3 राज्य और अस्तित्व में आते हैं। इसके बाद में सिक्किम वाली कहानी तो हमने बताई थी। सिक्किम जो है 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया, सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर जो है राजा का शासन था। ठीक, तो उसे जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही, याद है ना, ये बाहर का राज्य था, देश के अंदर नहीं था। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत इसे 35वां संविधान संशोधन करके पहले सहयोगी राज्य या सह राज्य का दर्जा दिया गया। फिर बाद में मतलब कहा गया, भैया देखो लो, भारत की संस्कृति तुमको अगर हजम होती है, पचती है, तो फिर हम तुमको पूरा राज्य का दर्जा दे देंगे। भारत ऐसा नहीं कहता कि आ जाओ एकदम पूरी तरीके से जो है हमारे अंदर मिल जाओ। तो मौका दिया। फिर बाद में जब लोग हाँ नहीं ठीक है हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तो 36वां संशोधन करके उसे पूर्ण राज्य बना दिया 1975 में। तो प्रश्न यहाँ से काफी आता है, सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, 22वां। ये बीच में नहीं पूछता है, सिक्किम पूछ लेगा और आंध्र प्रदेश पूछेगा भाषाई आधार पे, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पे पूछेगा। तो सिक्किम 22वां राज्य बनकर के आता है 36वें संविधान संशोधन से। अगर 35 से 36 दोनों है तो टिक लगाना है आपको 36 पे, क्योंकि 36वें संशोधन से ही पूर्ण राज्य बनता है। इसके बाद में 23वें राज्य के रूप में मिजोरम बनता है, और 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश। ये 1987 में 2 अस्तित्व में आते हैं, 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली जो असम था, असम के एकदम बिल्कुल पूर्वी छोर पे इधर साइड में एक संगठन था नेफा। क्या था, नेफा। इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट
फ्रंटियर एजेंसी, जिस तरीके से पश्चिम में कहा जाता था पश्चिमोत्तर प्रांत खान अब्दुल गफ्फार खां वाला, तो पूरब में था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो उसको कहा गया नेफा। तो नेफा को पुनर्गठित करके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 2 राज्य बनाए गए। ये पहले दोनों राज्य एक रूप से थे, तो ये क्या कहलाते थे? नेफा कहलाते थे, और इनको फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो 2 राज्यों में अलग कर दिया गया। 23वें नंबर पे मिजोरम और 24वें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश 1987 में। इसके बाद में गोवा की कहानी आती, गोवा भी प्रश्न पूछा जाता है। गोवा किस नंबर का राज्य बना? 25वें राज्य का। तो 1987 में गोवा 25वें राज्य। अब इसकी बड़ी विचित्र कहानी थी, अंग्रेज तो भाग गए और गोवा में बैठे थे पुर्तगाली, ये ससुरे छोड़ ही नहीं रहे थे। तो 1961 में सैन्य कार्यवाही करके, अभियान विजय करके, और इसे जो है अपने कब्जे में लिया गया, और 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? केंद्र शासित। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश गोवा बनाया गया, फिर जब लगा कि अब गोवा ठीक ठाक हो गया, पुर्तगाली मान गए हैं, अब जो है दोबारा कब्जा नहीं करेंगे, जो रह रहे हैं यहाँ पर वो भारत की संस्कृति, तो भारत को मानने के लिए तैयार हो गए हैं, तो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये 25वां राज्य बनकर के अस्तित्व में आता है 1987 में। फिर इसके बाद 3 राज्य जो है कम से 2000 में अस्तित्व में आते हैं, ठीक, 26वां, 27वां और 28वां राज्य। नवंबर के महीना था, 2000 सन था, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया जाता है, और 9 नवंबर को उत्तरांचल बनाया जाता है उत्तर प्रदेश से। पहले उत्तरांचल कहा गया था इसको, बाद में इसका नाम, जैसे कि मैंने कहा राज्यों का नाम भी बदल सकते हैं, तो राज्यों का नाम बदलने के क्रम में जो अनुच्छेद 3 था उसका इस्तेमाल करते हुए उत्तरांचल को अब क्या कहा जाता है? उत्तराखंड कहा जाने लगा। तो उत्तरांचल 9 नवंबर को अस्तित्व में आया। इसके बाद में 15 नवंबर को झारखंड, जो कि किससे अलग हुआ? बिहार से। बिहार से झारखंड अलग हुआ, और 28वां राज्य बिहार। तो 2000 तक तो भारत में, मतलब 2014 तक जो है क्या थे? 28 राज्य ही थे। लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, और इसकी भी कहानी बड़ी विचित्र थी। मैंने बताया था कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है इनको लेटर भेजता है और कहता है भैया सलाह दे दो, राय, तुमसे राय ले रहे हैं, हम तुम्हारे राज्य को बांटना चाहते हैं, तुम्हारे राज्य का नाम परिवर्तित करना चाहते हैं, तुम्हारे राज्य का कुछ भाग काट करके दूसरे राज्य को देना चाहते हैं, बस खाली तुमसे पूछ रहे हैं, लेकिन मतलब मानना या न मानना हमारे हिस्से में है। तो आंध्र प्रदेश से, वहां के विधानसभा से जब लेटर भेजा गया राष्ट्रपति के माध्यम से, तो वहां की विधानसभा ने जो है उसको ध्वनिमत से पारित कर दिया कि तेलंगाना मतलब अलग नहीं होना चाहिए, भारत मतलब आंध्र प्रदेश का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने क्या कर दिया? तेलंगाना अलग कर दिया। तो ये इसका उदाहरण ही है कि राय माने या ना माने, ठीक। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आ जाता है। आप कहोगे 29 राज्य, हम तो अभी 28 बता रहे थे। अब इसके पीछे कहानी देखो, इसके पीछे कहानी क्या है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम एक्ट आया 2019 में। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, और वो एक ऐसा जो है अपवादित राज्य था जिसका अपना एक छोटा सा संविधान था, ठीक है, उसका अपना एक तिरंगा था, ठीक है, और अपनी जो है उसकी एक छोटी सी नागरिकता थी। वो एक अपवाद राज्य था, लेकिन फिर भी संविधान में उसको जो है इतना ज्यादा पावर नहीं दिया गया था। और उसी चीज को समझते हुए वर्तमान सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, और जम्मू कश्मीर से कहा बेटा निकल लो, अब तुमको अपने कब्जे में लेते हैं। जो महबूबा वगैरह थी उनसे कहा अब महबूबा प्यार करो अपने जो है वहां पे पहाड़ी लोगों से, और हम तुम्हारे राज्य का दर्जा क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। बहुत पत्थरबाजी करवाती हो, अब खत्म करते हैं। तो राज्य का दर्जा खत्म करके क्या बना दिया गया? उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो एक राज्य खत्म हो गया, तो राज्य कितने बचेंगे? अब 28। तो राज्य 28 बनेंगे, इसीलिए अब राज्यों की संख्या हो गई है 28। तो इस तरीके से ये आपका जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ गया। ये यहां से पूरा लद्दाख बड़ा है, ठीक, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया, और ये JNK हो गया। अब जम्मू कश्मीर में जनसंख्या ज्यादा है, लद्दाख तो क्या है? पूरा बर्फ वाली क्षेत्र है, वहां पर बर्फीली क्षेत्र है। तो जम्मू कश्मीर को बनाया गया विधानसभा वाला जो है, क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर के पास क्या है? विधानसभा है। अभी वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 8 केंद्र शासित प्रदेश में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास क्या है? विधानसभाएं हैं। एक तो NCR है, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली NCR के पास है, और दूसरा पांडिचेरी के पास था,
और तीसरा आप किसके पास है, जम्मू कश्मीर के पास में। तो 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके पास अपनी क्या है, विधानसभाएं हैं, ठीक। और लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत, ठीक। अब जब ये 2 अस्तित्व में आ गए, पहले तो 7 ही क्या थे जो है केंद्र शासित प्रदेश थे, यहां तक तो 7 ही थे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 2 बढ़ गए तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। कितने हो गए, 9 हो गए, क्योंकि ये बढ़ने के बाद में। लेकिन सरकार ने 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज कर दिया। अब देखते हैं कौन कौन को मर्ज किया। ये आपका जो है भारत का नक्शा है, ठीक। और यहां पर है दमन दीव, यहां पर है दादर नगर हवेली, ठीक। ये है दमन दीव और ये है दादर नगर हवेली। दोनों गुजरात के मतलब सीमा के अंदर है, लेकिन ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को पुनर्गठित कर दिया गया, एक बना दिया गया। तो ये दोनों जब एक हो गए तो फिर 9 - 1 8 बचा। तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने बचे, अब 8। तो इस तरीके से भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था वर्तमान समय में अब है। अब इन सारे जो है राज्यों को संचालित करने के लिए मतलब क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। क्या गठन किया गया था, क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद जो गठित की गई थी 1956 में, तो 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषद पहले गठित की गई थी। 1956 में 5 केंद्रीय परिषद का गठन किया गया था, क्षेत्रीय परिषद, सॉरी केंद्रीय के नाम, क्षेत्रीय परिषद हम लोग अब अध्ययन करेंगे। तो क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, ये जोनल काउंसिल बोलते हैं अंग्रेजी में, या रीजनल काउंसिल, जोनल काउंसिल या रीजनल काउंसिल बोलते हैं। तो ये जोनल काउंसिल, रीजनल काउंसिल जो है कब गठित किया गया था, 1956 में, ठीक। अब इनमें कहा गया कि कुछ राज्य जो उत्तर के हैं वो होंगे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। किसमें होंगे, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में होंगे, ठीक है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा होंगे। और कुछ जो बीच में है वो होंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद में, वो किसमें होंगे, मध्य। और कुछ जो दक्षिण में है वो होंगे दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में। कुछ राज्य जो आपका पूरब में है तो वो पूर्वी, वो किसमें होंगे, पूर्वी में। और कुछ राज्य जो है पश्चिम में है तो वो होंगे पश्चिमी। यानी दिशा के अनुसार इन्होंने 5 राज्यों, 5 क्षेत्रीय परिषदों में 1956 में विभाजित किया। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। लेकिन बाद में जो है 1971 में परिषद का फिर से जो है पुनर्गठन किया गया और एक 6वां जो है 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। कौन सा, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है, ठीक। तो अब ये 6 के हम लोग देखते हैं इनका जो है मुख्यालय कहाँ है और इनके जो है इनके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। बस रफली इतना समझ लो, यहाँ पर आपको सारे राज्य आप देख लोगे कहाँ पर कौन से राज्य हैं और कौन से परिषद में कौन से राज्य आते हैं। कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न, ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। उत्तर में उत्तरी क्षेत्र जो है, उत्तरी क्षेत्रीय जो परिषद है उसमें आप लद्दाख से शुरू करो। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों अब क्या बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको हम रेड से कर देते हैं, ये दोनों क्या बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये किसमें है, उत्तरी जो है के साथ उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है और इसके अलावा हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है, ठीक। तो राज्य हो गए आपके 4, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ये 4 क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में 8 राज्य क्षेत्र हैं। राज्य क्षेत्र अगर हम कहते हैं तो वहां पर दोनों चीज मतलब आप समझो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य क्षेत्र में दोनों चीज आ जाते हैं। तो 8 राज्य क्षेत्र हैं जिसमें 4 तो क्या है, राज्य हैं। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। और 4 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक। तो ये 8 जो है भाग 8 राज्य क्षेत्र किसमें आए, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। मध्य में आते हैं, मध्य वाले क्षेत्रीय परिषद में। तो इसमें अब इसका मुख्यालय जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय लिखोगे आप कहाँ है, नई दिल्ली में। और जो मध्य वाला है, मध्य में हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो ये 4 जो है राज्य किसमें है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और
छत्तीसगढ़। और इसका मुख्यालय है प्रयागराज, जिसको पहले क्या कहा जाता था, इलाहाबाद। तो प्रयागराज मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत रहना कि मध्य उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, तो लखनऊ टिक करके आ जाए। तो मध्य में आपको क्या याद रखना है, प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक। और इसके बाद में आ जाते हैं पूर्वी, इसके बाद में हम आ जाते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आपके यहाँ भी 4 राज्य हैं, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। ये इसको बोला जाता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। ये है आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ठीक। और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। तो ये कोलकाता याद रखना, कोलकाता में किसका मुख्यालय है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में भी कितने राज्य हैं, 4, बिहार, झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक। तो ये 3 हो गए। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसमें आपका आंध्र प्रदेश है और इसी का छोटा भाई तेलंगाना जो इससे अलग हुआ है। और इसके अलावा इसमें है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ये तो हो गए राज्य, 1 2 3 4 5 तो राज्य हो गए। और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा, पांडिचेरी, एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी। तो 5 राज्य क्षेत्र किसके अंतर्गत हैं, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। तो ये 5 राज्य जो है 1 2 3 4 5 और एक क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी, जिसको पहले पांडिचेरी कहते थे, अब क्या कहते हैं, पुडुचेरी। अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करते हुए और राज्य का नाम बदल दिया। अब ये इसमें बड़ी विचित्र बात है, ये पुडुचेरी जो है 4 स्थानों पर बिखरी हुई है। यहां से कोई भी प्रश्न आ जाता है। पुडुचेरी जो है 4 स्थानों में अलग अलग जगह बिखरी हुई है और 3 राज्यों में बिखरी हुई है। इसकी राजधानी तो पुडुचेरी है जो कहां पर है, तमिलनाडु में है। और इसके उत्तर में एनम है जो आंध्र प्रदेश में है। इसके उत्तर में एनम है और एनम किसका भाग है, पुडुचेरी का। पुडुचेरी एक क्या है, केंद्र शासित राज्य है। और इसके दक्षिण में है करैकल। करैकल कहां है, तमिलनाडु में। करैकल कहां है, तमिलनाडु। और केरल में है माहे। केरल में क्या है, माहे। तो ये 4 क्षेत्र हो गए, एनम, पुडुचेरी, करैकल और माहे। ये 4 क्षेत्र जो है किसके भाग हो गए, पुडुचेरी के। और सबकी सम्मिलित रूप से राजधानी कहां है, पुडुचेरी में, ठीक है। तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ, 4 क्षेत्र में विभाजित 3 राज्यों में फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। एनम, पुडुचेरी, करैकल और माहे, ठीक। तो ये दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का जो है हिस्सा है। और इस दक्षिणी का मुख्यालय कहां है, चेन्नई। तो इसका मुख्यालय चेन्नई है। चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की। चेन्नई को पहले क्या कहते थे, मद्रास, ठीक है। तो इसका मुख्यालय चेन्नई है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पश्चिमी में। पश्चिम क्षेत्र में है, गुजरात है, मुंबई है और गोवा है। 3 तो इसके क्या हो गए, राज्य हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र और जो है गोवा। मुंबई कह रहा हूं मैं शायद, महाराष्ट्र को, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। पहले तो 2 था लेकिन अब 1 ही हो गया। दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों मिक्स कर दिया गया, तो एक केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत हो गया। तो ये 5 तो हो गए आपके क्षेत्रीय परिषद जो पहले से ही अस्तित्व में थे 1956 से। और 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाया जाता है, जिसमें 8 राज्य हैं। जिसमें कितने राज्य हैं, 8। सिक्किम और 7 सिस्टर्स हैं, 7 बहनों का राज्य पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है। तो एक है आपका सिक्किम जो चोंच से ऊपर निकला रहता है, वो क्या है, सिक्किम है। और इसके अलावा 7 बहनें हैं। सिक्किम 7 बहनों में शामिल नहीं है। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, निम्न में से कौन सा 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, 7 बहनों का राज्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सिक्किम नहीं है। क्यों, क्योंकि वो पहले राजघराने में था, बाद में हमारे पास आया है। और पहले बहनें सब इकट्ठे थी, 7 राज्य, तो इसलिए 7 सिस्टर्स कहा गया है। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, इसमें कभी कभी जो है पूछ लेता है, ये बड़ा घिचपिच वाला रहता है कि कौन सा राज्य कहां पर है। सबसे ज्यादा घिचपिचाहट इसी में होती है। तो सबसे बड़ा तो ऊपर कोना सा निकला है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। सबसे पूरब में है अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्य कहां निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो सूर्योदय का राज्य अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। और विश्व में सूर्योदय का देश किसको कहते हैं, निप्पन, जापान को कहते हैं, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश हो गए। उसी के नीचे है असम। उसी के नीचे क्या है, असम। जो असम का जो है
ब्रह्मपुत्र नदी ने बहुत विशाल मैदान बनाया है, ब्रह्मपुत्र मैदान, जिसमें बढ़िया धान की खेती होती है खूब। ठीक है, तो असम हो गया, असम के नीचे मेघालय, असम के नीचे क्या है, मेघालय। ये तो याद हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। और त्रिपुरा तो मैंने बताया ही ऊपर है, वो सिक्किम, सॉरी सिक्किम ऊपर ही, हाँ सिक्किम ऊपर है। अब देखो ये इधर का कैसे याद करना है, नागमणि मत देना, नागमणि मत देना, क्योंकि देखो नागालैंड के बाद में मणिपुर और मिजोरम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पहले ऊपर मणिपुर होगा कि मिजोरम होगा। तो नाग तो हो गया नागालैंड और मणि हो गया मणिपुर, और मत में दो राज्य हो गए, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ऊपर हो गया नागालैंड, इसी से मतलब इसी से अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगा हुआ है किसका, नागालैंड का। और फिर इसके बाद में मणिपुर हो गया, फिर इसके बाद में हो गया मिजोरम, और जो इधर साइड में है ये त्रिपुरा हो गया। तो नागमणि मत देना, इसको मत देना, ठीक है, नागमणि मत देना। ठीक, तो ये हाँ नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा, तो ये हो गए पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं, सिक्किम सहित 8 राज्य हैं। ठीक, अब मेघालय का नाम भी बड़ा विचित्र है, मेघालय, मेघों का घर। तो दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य अगर कोई है तो मेघालय है, और सबसे अधिक वर्षा वाला कोई क्षेत्र है तो वाशिंगटन डीसी नहीं, मौसिनराम, मौसी का गांव, मौसिनराम, मौसिनराम, और वो भी कहाँ है, चेरापूंजी में है। तो अगर राज्य कहे तो मेघालय, अगर कोई क्षेत्र कहे तो चेरापूंजी, और क्षेत्र में भी कोई एक छोटा सा एरिया कहे, गांव कहे तो मौसिनराम। मौसिनराम में जितनी साल भर में वर्षा जो है राजस्थान में होती है उतनी वहां एक दिन में हो जाती है, उड़ेल देता है पाइप लगा के, वर्षा हो जाती है, बहुत फास्ट वर्षा होती है वहां। तो जो है मतलब हाँ मतलब जैसे आपके यहाँ कोहरा 1-2 महीने पड़ता है, वो तो अब मतलब इस समय पड़ भी नहीं रहा है, तो वहां मेघालय में रोज यही स्थिति रहती है, समझ लो वहां पर रोज, हाँ 12 महीने यही स्थिति है, डेली वर्षा होती है। और ये स्थिति है कि वहां पर जो है मतलब रोज दिन में फॉग लाइट लगा के चलना पड़ता है गाड़ियों को, बड़ी दिक्कत। हमारे एक मित्र हैं और नौकरी करके आए हैं, बताते हैं भैया नरक है पूरा जो है जीवन। हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग कहते हैं पहाड़ों में जाकर के जीवन बड़ा सुखमय होगा, कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो इस तरीके से ये क्षेत्रीय परिषद हो गए। ठीक, तो ये जो है 5 के साथ साथ प्लस 1 क्षेत्रीय परिषद, 5 तो जो है पुराने, और 6वां जो है 1971 में बना था पूर्वोत्तर। तो ये ध्यान रखना आप जो है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे राज्यों के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से भारत वर्तमान समय में अस्तित्व में आया। ठीक है, अब जब हम लोग राज्य अब बन गए हैं, राज्य में रहने लगे हैं, तो आगे हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे नागरिकता। तो सोमवार वाला क्लास हमारा नागरिकता पर।